हेलो एवरीवन, सीटेट 2021 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीटेट पेपर 1 मैथमेटिक्स के टॉप 10 प्रश्न लेके आई हूँ जो कि पैटर्न बेस हमसे सीटेट की परीक्षा में पिछले वर्षों पूछे गए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। हेलो एवरीवन, आई एम काजल धामी एंड वेलकम टू माय चैनल पीपल टीचर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। चलिए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। सीटेट की परीक्षा में पेपर 1 में हमसे गणित जो है ये 30 नंबर की पूछी जाती है, जिसमें से जो 15 नंबर होते हैं इसके हमारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जबकि जो 15 नंबर है इसके हमसे पैडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग 10 ऐसे प्रश्नों को जरा डिस्कस करें जो कि पैटर्न आधारित हमसे सीटेट की परीक्षा में पेपर 1 में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है। पहले प्रश्न को जरा डिस्कस करते हैं। इसमें हमें माचिस की तिल्लियों को लेके एक पैटर्न हमारे सामने बना के दिया है। पहले स्टेप में अगर हम माचिस की तिल्लियां गिने तो यहाँ पे 6 माचिस की तिल्लियां हमें दी गई हैं, और अगले स्टेप की तरफ हम बढ़ें तो दूसरे स्टेप में हमें 6 माचिस की तिल्लियों के साथ साथ 4 माचिस की तिल्लियां और बना के यहाँ पे हमें 2 त्रिकोण बना दिए, यानी कि 2 ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म कर दिए गए। अब चलिए जरा अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे स्टेप में यहाँ पे 6 और 4 यानी कि 10 माचिस की तिल्लियों के साथ साथ 4 नई माचिस की तिल्लियां जोड़ दी गई हैं। यानी कि अगर हम हर स्टेप की बात करें तो हर स्टेप में यहाँ पे 4-4 माचिस की तिल्लियां बढ़ा दी गई हैं। तो अगर हम देखें तो पहले स्टेप में यहाँ पे 6 माचिस की तिल्लियां थी, तो यहाँ पे अगर ए को मैं 6 ले लूं और हर स्टेप में यहाँ पे 4 नई नई माचिस की तिल्लियां जोड़ के एक त्रिकोण यहाँ पे बना के दे रहे हैं, यानी कि गैप कितने का है, 4 का है। और यहाँ पे हमें प्रश्न में पूछ रखा है कि इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ते रहे तो 15वें स्टेप में 15वें स्टेज में कितने माचिस की तिल्लियां इस्तेमाल होंगी, यानी कि जो n है ये हमें यहाँ पे 15 दे रखा है। तो देखिए इसके लिए आपको एक सूत्र यहाँ पे याद करना होगा जो कि है a प्लस n-1d। तो देखिए इस जगह पे अगर हम यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ए हमारा क्या है, ए हमारा पहले स्टेप में ली गई माचिस की तिल्लियां यानी कि 6 माचिस की तिल्लियां, और साथ ही साथ हमें कौन से स्टेज का निकालना है, हमें 15वें स्टेज का निकालना है। तो 15 हम यहाँ पे लगा देंगे, -1, और डी यहाँ पे बताता है कि हर स्टेप में कितनी कितनी माचिस की तिल्लियां बढ़ी हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 4 माचिस की तिल्लियां हर स्टेप में बढ़ी हैं। तो देखिए इसे जब हम सॉल्व करेंगे 6 प्लस हम 15 में से जब 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14 इंटू 4, यानी कि हमें 14 और 4 को यहाँ पे गुना कर देना है। तो देखिए इसे जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे 6 तो 6 रहेगा, और अगर हम 14 को 4 से गुना करें तो यहाँ पे आ जाएगा 56। अगर हम इन दोनों का योग निकालें यानी कि इन दोनों को ऐड करें तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आएगा 62, जो कि यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में करेक्ट दे रखा है। तो देखिए अगर हमें ये सूत्र पता है तो हम इस तरीके के पैटर्न संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है। इस प्रश्न के अंदर हमें एक सिचुएशन दे रखी है जो कि ये बता रही है कि दिन प्रतिदिन चीजों के जो मूल्य हैं यानी कि प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। अब ये हमसे पूछा गया है कि इस सिचुएशन को दर्शाने के लिए कौन सा ग्राफ यहाँ पे सबसे उचित बैठेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है ये नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा ऑप्शन में ये जो ग्राफ हमें बना के दे रखा है उसमें कुछ इस तरीके से बातें बोली गई हैं कि प्राइस यहाँ पे हमें वाई एक्सिस में दिखा रखा है और टाइम हमें समय यहाँ पे एक्स एक्सिस में दिखा रखा है, और इस ग्राफ में हमें ये चीज बताई जा रही है कि समय के साथ साथ प्राइस कम हो रहा है, जबकि हमें क्वेश्चन में प्रश्न में ये बोल रखा है राइज होना यानी कि बढ़ने का हमें जताना है। तो देखिए दूसरा ऑप्शन हो नहीं सकता। इसके अलावा अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें, तीसरा ऑप्शन में ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे हमारा हो गया प्राइस, यहाँ पे हमारा हो गया टाइम, और इस ग्राफ में क्या है, पहले चीजें बढ़ रही हैं तीसरे ऑप्शन में और उसके बाद चीजें घट रही हैं। तो देखिए घटने के बाद यहाँ पे नहीं की गई है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे हो नहीं सकता। इसके अलावा अगर हम चौथे ऑप्शन को देखें तो चौथे ऑप्शन में भी कहीं ना कहीं चीजें घट रही हैं, तो देखिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, पहले ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे हमें कुछ ग्राफ इस तरीके से दर्शाया गया है जिसमें हमें इस जगह पे यानी कि वाई एक्सिस पे हमें प्राइस और एक्स एक्सिस पे हमें समय बना के दे रखा है, और ये जो ग्राफ है ये बढ़ते क्रम में यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया गया है। तो देखिए इस प्रश्न में जो हमें सिचुएशन दे रखी है इसके अनुसार पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा।
अब चलिए अगले प्रश्न को जरा डिस्कस करें। यहाँ पे भी हमें एक पैटर्न दे रखा है, जिस पैटर्न में हम लोगों को यहाँ पे एक ऑपरेटर यानी कि ये साइन हमें दे रखा है। अब ये पूछ रखा है कि ये साइन किस चीज को यहाँ पे दर्शाएगा। इसके हिसाब से आपको एन और ये जो बीच में साइन है 8 किसके बराबर है हमें ये बताना है। तो चलिए जरा इसके पैटर्न को समझने की कोशिश करें। हमें यहाँ पे 3 अलग अलग चीजें दे रखी हैं। सबसे पहले हमें ये दे रखा है 4, फिर ये सिंबल हमें दे रखा है और उसके बाद हमें यहाँ पे दे रखा है 3। और ये किसके यहाँ पे बराबर दे रखा है, ये बराबर दे रखा है 4 प्लस 5 प्लस 6। तो देखिए पैटर्न किस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 से ये कहानी शुरू हो रही है। तो सबसे पहले हमें ये 4 यहाँ पे दे रखा है। अगर मैं इस 4 को यहाँ पे n मान लूं और उसके बाद ये जो 3 है ये क्या दर्शा रहा है, ये 3 दर्शा रहा है, ये 3 यहाँ पे संख्याएं हमें दे रखी है। और ये संख्याएं किस तरीके से बढ़ते क्रम में है। ये संख्याएं अगर मैंने 4 को यहाँ पे n मान लिया तो ये 5 क्या होगा n+1 और ये 6 क्या होगा n+2। तो देखिए यही पैटर्न हमारा अगले स्टेप में लग रहा है या नहीं लग रहा है, इसको भी जरा चेक कर लेते हैं। अगले स्टेप में हम लोगों को यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 5, फिर ये फिर से सिंबल दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है 4 और इसके सामने क्या दे रखा है, इसके सामने दे रखा है 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8। अभी मैंने जो पैटर्न बनाया था उसके अनुसार जो पहले ये जो संख्या दे रखे है इसको हम मान लेंगे n। और देखिए जो बाद में हमें ये 4 दे रखा है ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे हमें 4 अलग अलग संख्याएं दे रखी हैं जो कि यहाँ तक सही है। इसके बाद ये बढ़ते क्रम में किस तरीके से है, अगर मैंने यहाँ पे 5 को n मान लिया तो ये 6 क्या होगा, 6 होगा n+1 और 7 क्या होगा, 7 होगा n+2 और 8 क्या होगा, यहाँ पे 8 होगा n+3। तो देखिए ये पैटर्न यहाँ पे लग गया। अब हमें प्रश्न में जो दे रखा है इस हिसाब से इसे सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पे प्रश्न में निकालना क्या है n और ये सिंबल दे रखा है 8। तो इसे हम किस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं n और हमें 8 बारी इस चीज को लिखना है। यानी कि किस तरीके से हम लिखेंगे n प्लस ब्रैकेट के अंदर n+1, अगला हम क्या लिखेंगे n+2 और ये कब तक लिखेंगे, जब तक ये टोटल 8 यहाँ पे ना बन जाए। यानी कि n को अगर मैं 1 मान लूं तो n+1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, n+2 यहाँ पे 3, इस तरीके से n+3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, n+4 यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। और इस तरीके से हम लोग कहाँ तक इसे लिखेंगे, जब तक टोटल ये काउंट करने पे गिनने में ये 8 ना हो जाए। और गिनने में ये 8 कब तक होंगी, जब हम लिखेंगे n+7 तक। आप कहेंगे हमने तो 8 बोला था। तो देखिए n से हमने कहानी स्टार्ट की तो n हो गया 1, n+1 हो गया 2, n+2 हो गया 3। तो इस तरीके से हम n+7 तक यहाँ पे जाएंगे। तो देखिए इन सभी में n यहाँ पे कॉमन है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ 8n, यानी कि 8 बार हमने n लिखा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8n। और उसके अलावा क्या है, यहाँ पे 1 2 3 ये संख्याएं हैं जो कि हमें यहाँ पे दिख रही हैं, 1 2 3 और ये संख्याएं कहाँ तक है, ये संख्याएं आखिर में 7 तक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 2 और ये हम कहाँ तक लिख सकते हैं 7 तक लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है 8n तो यहाँ पे होगा ऑप्शन में, तो इसके हिसाब से दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हो नहीं सकता, पहला और चौथा ऑप्शन हो सकता है। तो देखिए 8n तो हमारा आया ही आया, इसके साथ साथ हमारा ब्रैकेट के अंदर क्या आया 1 प्लस 2 प्लस 3 4 5 6 और 7, इस तरीके से ये संख्याएं आई थी। अगर हम इन सबको जोड़ दें तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8n प्लस 28। इस हिसाब से यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके के पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन हमसे सीटेट की परीक्षा में पूछे गए। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा डिस्कस करते हैं। इस प्रश्न में हमें एक सॉलिड आवृत्ति दे रखी है जो कि बोल रखा है एक क्यूबिकल ब्लॉक से बनी है, जिसमें ये जो साइड है क्यूबिकल ब्लॉक की वो 1 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें ये बताना है ये जो पूरा सॉलिड बॉक्स है ये कितने ब्लॉक से मिलके, कितने छोटे छोटे ब्लॉक से मिलके बना होगा। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न को हम किस तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे कि ये जो फ्लोर है, ये जो ऊपर और नीचे साइड ये जो फ्लोर हमें दे रखी है, इनमें यहाँ पे कितने ब्लॉक्स होंगे। तो देखिए अगर हम ये गिनते हैं तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमें ब्लॉक मिल जाएंगे 5। और अगर हम दूसरे साइड यहाँ पे गिने तो दूसरे साइड आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2
3 4। तो देखिए 5 को हम 4 से यहाँ पे गुना करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 20। यानी कि फ्लोर में कितने ब्लॉक बिछे हैं? यहाँ पे 20 ब्लॉक बिछे हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे कितने यहाँ पे खाने हैं? यहाँ पे आपके 3 यहाँ पे फ्लोर है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं, एक फ्लोर का हमने देखा तो एक फ्लोर के अंदर कितने ब्लॉक्स हैं? 20 ब्लॉक हैं। और ऐसे यहाँ पे कितने फ्लोर बना रखे हैं? 1 2 3। तो 3 फ्लोर है तो हम क्या करेंगे? 20 को 3 से यहाँ पे गुना कर देंगे, क्योंकि ये जो 20 आया है ये एक फ्लोर का है। और अगर हमें 3 अलग-अलग फ्लोर का निकालना है तो हम इसे गुना कर देंगे 3 से। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर आ जाएगा, जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 60। तो यानी कि ये जो पूरा क्यूबिकल ब्लॉक है ये यहाँ पे 60 छोटे-छोटे ब्लॉक से मिलके बना होगा। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा डिस्कस करें। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि अगर हम एक डाइस यानी कि पासे को देखें तो उसमें जो अपोजिट फेस होती है उनका जो सम होता है, उनका जो योग होता है वो 7 होता है। ये हमें प्रश्न में बता रखा है। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे ये बताना है कि इनमें से किसको हम फोल्ड करेंगे तो एक पासा यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें योग देखना है 7 का। तो अगर हम योग देखें तो 7 इनको आप जोड़ के देख सकते हैं। अगर हम 6 और 4 का अगर हम योग करते हैं तो यहाँ पे आता है 10। तो देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे हो नहीं सकता। इसके अलावा अगर हम 5 और 4 का अगर हम योग करें तो ये आएगा 9, ये भी नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर हम करें 5 और 2 का योग, ये आएगा यहाँ पे 7। तो देखिए ये ऑप्शन हो सकता है। पर लास्ट ऑप्शन को भी जरा चेक कर लेते हैं। लास्ट ऑप्शन में यहाँ पे 5 और 6, 5 और 6 का योग होता है 11। यानी कि पहले जो ऑप्शन में हमारा उत्तर आया, योग आया अपोजिट साइड को जोड़ के, वो आया 10। दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे आया हमारा 9। तीसरे ऑप्शन में यहाँ पे हमारा जो योग आया, जो सम आया वो आया 7। और चौथे ऑप्शन में जो योग आया वो आया 11। और हमें प्रश्न में यहाँ पे क्लियर बता रखा था, एक पासा बनाने के लिए, एक डाइस बनाने के लिए हमें योग कितना चाहिए? हमें योग चाहिए यहाँ पे 7, जो कि हमारा तीसरे ऑप्शन में आया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा डिस्कस करें। हमें इस प्रश्न में बोला गया है कि अगर एक स्क्वायर की जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर दे रखी है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइड ऑफ ईच स्क्वायर। यानी कि इस फिगर के अंदर, इस आवृत्ति के अंदर जितने भी ये छोटे छोटे स्क्वायर दे रखे हैं, इसमें इनकी साइड कितनी दे रखी है? ये दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइड ऑफ ईच स्क्वायर कितना है? 1 सेंटीमीटर। इसके अलावा अगर हम आगे देखें, आगे यहाँ पे हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, यानी कि जितने पार्ट को शेड किया गया है उसका एरिया हमें यहाँ पे, क्षेत्रफल हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे कितने स्क्वायर हैं? 5 स्क्वायर आप यहाँ पे गिन सकते हैं और 5 नीचे के साइड है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे 25 यहाँ पे टोटल स्क्वायर है। तो 25 टोटल स्क्वायर कैसे हमने निकाला? 5 को 5 से यहाँ पे गुणा कर दिया तो यहाँ पे हमारा उत्तर आ गया 25। और 25 अगर हम स्क्वायर का एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालें, एरिया ऑफ 25 स्क्वायर, तो हमारे यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? हमें 25 को क्या करना है? हमें एक चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर का जो एरिया हम निकालते हैं वो निकालते हैं साइड का स्क्वायर करके। और साइड कितने दे रखी है? 1 दे रखी है। तो हम 1 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का पूरे जो शीट दे रखा है, इसका जो एरिया यानी कि क्षेत्रफल आया वो भी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब हमें क्या निकालना है? जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया निकालना है। आप क्या करिए, यहाँ पे 25 तो ये टोटल है और इसमें से जो पार्ट यहाँ पे शेड नहीं है, आप उसे अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल ऐसे जो ब्लॉक आपके आएंगे वो आएंगे 15, जो कि शेड नहीं है। तो क्या करिए, पूरे में से जो पार्ट शेड नहीं है अगर हम उसको माइनस कर दें तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा वो पार्ट जो कि शेड है, जिसको हमने शेड किया है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10। तो देखिए 10 पार्ट तो वो है जो कि शेड है। हमें शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है और एरिया हम निकालने के लिए क्या करेंगे? साइड के स्क्वायर से, और साइड कितना दे रखा है? 1। साइड के स्क्वायर से हम क्या करेंगे? इसे गुणा कर देंगे तो आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए आपने क्या किया, पहले पूरी
शीट का एरिया निकाल लिया जो कि आया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें से वो वाला पार्ट यहाँ पे माइनस कर दिया जो कि शेड नहीं था। तो इससे हमें पता चल गया कितना पार्ट यहाँ पे शेडेड है। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा डिस्कस करें। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि एक टीचर ने अपनी क्लास में यहाँ पे 1/8 को रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए कई सारे यहाँ पे अलग अलग फिगर बनाए हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा यहाँ पे सत्य नहीं है। तो देखिए एक एक ऑप्शन को जरा देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेकेंड ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन है और ये फोर्थ ऑप्शन है। तो देखिए अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें, सेकेंड ऑप्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल ये कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 8 पार्ट हैं और 8 में से एक पार्ट को यहाँ पे शेड कर रखा है और जो कि यहाँ पे इक्वल ये पार्ट यहाँ पे डिवाइड है। तो यानी कि 1/8 को सही तरीके से ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमें यहाँ पे ढूंढना है इनकरेक्ट वाला पार्ट। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। इसके अलावा अगर हम तीसरे पार्ट की बात करें, तीसरे पार्ट में भी इसे 8 अलग अलग भागों में बांटा गया है और साथ ही साथ एक पार्ट को यहाँ पे शेड किया है जो कि यहाँ पे 1/8 को दर्शा रहा है। यानी कि ये वाला पार्ट भी हो नहीं सकता क्योंकि हमें इनकरेक्ट पार्ट को यहाँ पे टिक करना है। और अगर हम चौथे फिगर को देखें, चौथे फिगर में भी हमें ये 8 अलग अलग भागों में इसे विभाजित किया गया है जबकि एक भाग को यहाँ पे शेड किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पे नहीं हो सकता। इस हिसाब से अगर हम देखें, पहले ऑप्शन में भी इसे 8 अलग अलग भागों में बांटा गया है पर ये इक्वल तरीके से नहीं बांटा गया। देखिए ऊपर वाला जो पार्ट है ये छोटे हैं और ये बीच का ये जो पार्ट है ये बड़ा है और साथ ही साथ इसमें दो अलग अलग पार्ट को यहाँ पे शेड किया गया है जो कि हमें नहीं बोला गया, हमें 1/8 निकालना था। यानी कि 8 यहाँ पे हमें पार्ट बनाने हैं जिसमें से एक पार्ट को हमें यहाँ पे शेड करना था। तो इस हिसाब से इनकरेक्ट यानी कि जो सत्य नहीं है वो होगा पहला ऑप्शन। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। हमें इस प्रश्न में एक सॉलिड फिगर आप देख सकते हैं जो कि एक त्रिकोण दे रखा है जिसमें पूछ रखा है कि अगर हम इसे फोल्ड करते हैं तो ये किस तरीके से हमें दिखाई पड़ेगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका थर्ड जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। इसमें ये जो फोल्ड करने के बाद जो शेप है ये आपका ट्रायंगुलर शेप यहाँ पे दिख रहा है। इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट बैठने वाला है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है। इस प्रश्न में हमें एक नंबर लाइन दर्शा रखी है जिसमें हमें ये बताना है कि ए से लेकर बी तक की दूरी कितनी होगी। तो देखिए ए और बी पॉइंट हमें यहाँ पे दर्शा नहीं रखे पर इसके अलावा जो बाकी पॉइंट है हमें यहाँ पे बता रखे हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग बिंदु ये बना के दे रखे हैं और अगर हम गैप के अनुसार देखें तो अगर ये 25,000 है तो अगला ये पॉइंट कितना होगा जरा हमें देखना होगा। 25,000 के बाद दो दो के यहाँ पे गैप ले रखे हैं, ये होगा 27,000, ये होगा ए होगा 29,000। इसके अलावा ये जो पॉइंट है ये होगा आपका 31,000। ये वाला जो पॉइंट है ये होगा 33,000। यहाँ पे आपको दो दो का गैप इस तरीके से लेना है। दो दो का गैप लेंगे तो यहाँ पे आप पहुंचेंगे, अगला ये आ जाएगा यहाँ पे 35,000। नेक्स्ट ये जो पॉइंट होगा ये होगा 37,000। इस हिसाब से ये 39,000 ये हो जाएगा। तो देखिए इस हिसाब से हम यहाँ पे करेक्ट गैप में पहुंच गए, यानी कि इन बिंदुओं में दो दो का गैप है। तो ए यहाँ पे कितना निकल गया, ए यहाँ पे निकला हमारा 29,000। और अगर हम देखें कि बी यहाँ पे कितना निकलेगा, इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे ये जो दो बिंदु है इसकी जगह एक ही बिंदु है, यहाँ पे ये मिसप्रिंटिंग दे रखी है। अगर हम देखें तो ये अगर 39,000 है तो ये होगा 41,000 और इसके बाद ये जो बी होगा ये होगा 43,000। तो इस हिसाब से हमारा ए कितना आ गया, ए यहाँ पे आ गया हमारा 29,000 और बी कितना आ गया 43,000। और हमें इस क्वेश्चन में इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो याद करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 43,000 में से हम क्या करेंगे 29,000 को यहाँ पे माइनस कर देंगे। आपको ये याद रखना है कि इन दोनों के बीच में एक बिंदु है ना कि दो बिंदु। और यहाँ पे जो हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 14,000 यूनिट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा डिस्कस करते हैं।
इस प्रश्न में हमें एक पाई चार्ट दे रखा है जिसमें बोल रखा है कि अगर लाल भाग पाई चार्ट का 40 के बराबर है तो सफेद भाग कितने के बराबर होगा। तो देखिए लाल भाग जो है ये पाई चार्ट में 1/2 दे रखा है। 1/2 किसका, पूरे के पूरे पाई चार्ट का, यानी कि 1/2 किसका, एक्स का, वो कितना दे रखा है हमें 40 के बराबर। तो देखिए अगर हम एक्स को यहाँ पे ज्ञात करें तो ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x यानी कि पूरा का पूरा पाई चार्ट कितने के बराबर आ गया, ये 80 के बराबर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सफेद भाग। और जो सफेद भाग है ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1/8। तो देखिए 1/8 किसका निकालेंगे, पूरे पाई चार्ट का। और पूरा पाई चार्ट कितना है, 80 के बराबर है। यानी कि 80 का अगर हम 1/8 निकालते हैं तो ये उत्तर आ जाएगा 10। यानी कि सफेद भाग कितने के बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है तीसरा ऑप्शन। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपने कंप्लीट रिवीजन सीरीज नहीं देखी पर्यावरण अध्ययन की और साथ ही साथ इंग्लिश पैडागोजी की, और मैंने पेपर 2 के साइंस के कंटेंट की भी रिवीजन वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है, अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको इन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।